वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन हज़रात, गुस्सा एक फितरी जज्बा होता है, लेकिन जब यही गुस्सा तशद्दुद, तोड़फोड़ और तबाही की सूरत इख्तियार कर ले तो यकीनी तौर पर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिर साथ ही उस गुस्से का आपने करना क्या है, ये एक फ़र्द का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे माशरे के लिए ख़तरे की अलामत बन जाता है। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान रेज रूम्स या फिर रेज हाउसेस का रुझान तेज़ी से बढ़ा है, जहाँ लोग फीस अदा करके अशिया तोड़कर अपने गुस्से और जहनी दबाव का इजहार करते हैं। सवाल यह है कि ये वाकई जहनी तनाव कम करने का मौसर ज़रिया है या फिर माशरे में गुस्से और जारहाना रवैयों को मामूल बनाने की एक नई अलामत है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, इसी मौजू पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर सिद्दीका सहर साहिबा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले थैंक यू। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो जिस तरह हसनैन ने बात की कि ये जो रेज हाउसेस का बढ़ता हुआ रुझान है, पैसे देकर चीज़ें तोड़ना, तो क्या ये ठीक लगता है? आपको होना चाहिए इस तरह से? नहीं, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कहूँगी, क्योंकि बतौर माहिर नफ्सियात अगर मैं इस पर बात करूँ तो आप देखिए, इस तरह से जब हमें बुखार होता है तो वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर इन्फेक्शन हुई होती है। तो अगर हम वक्ती उसको कम करने के लिए ठंडी पट्टियाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वक्ती कम हो जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन वहीं रहता है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो ये भी इसी तरह कि आपको 10 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो जाते हैं, बट स्टिल कन्फ्लिक्ट तो वहीं पे होता है। हाँ। तो वो तो आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए इन्फेक्शन मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो सेम इसी तरह की एग्रेशन आपका मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो रेज हाउसेस का कॉन्सेप्ट है फिर सिद्दीका, पूरी दुनिया से बेसिकली पाकिस्तान में जो भी चीज़ आती है वो दुनिया से ही हम कहीं ना कहीं से मुतासिर होकर इम्प्रेस होकर उसको पाकिस्तान में लाते हैं। सो वो कॉन्सेप्ट भी किसी सोच के तहत नहीं लाया गया, वैसे ही लेके जी, पुराने वक्तों में तो कहा जाता था इस तरह से कि आप एक्सप्रेस करो गुस्से को आप निकालो तो इंसान हल्का हो जाता है। लेकिन जो न्यू रिसर्चेज हैं, न्यू स्टडीज़ हैं, उनके मुताबिक गुस्से को एक्सप्रेस करने की हेल्दी स्ट्रेटजीज़ हैं। इस तरह आपका दिमाग, वरना अगर इसी तरह एक्सप्रेस करना है तो इस तरह आपका दिमाग लर्न कर जाता है कि हमने बस गुस्से को इसी तरह ही रिलीज़ करना है, कि तोड़ फोड़ करनी है, मारना तोड़ना है, इस तरह करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हो जाता है कि ये फैमिलीज़ की हद तक आपके रिलेशन को, आपके वर्क प्लेस को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। सही। तो मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से लोगों ने इसकी तरफ जाना शुरू कर दिया है, तो इसमें फिर साइकोलॉजिकली किस तरह से उनको मतलब मूव कराया जा सकता है कि उधर ना जाएं? साइकोलॉजिकल तौर पर अगर फॉर एग्जांपल आप हैं तो आप लोग कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, गुस्से को समझना ज़रूरी है। एक टैग लगाया जाए, समझा जाता है। जी, गुस्से को समझा जाता है। आप मेरे गुस्से को समझिए। देखिए, गुस्सा एक इमोशन है, जैसे हमारी खुशी इमोशन है, उदासी इमोशन है, दुख इमोशन है, तो गुस्सा भी एक इमोशन है। इसको टैग लगा दिया जाता है ये बुरी चीज़ है। एक्चुअली गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से को समझने की ज़रूरत होती है। गुस्से की डीप डाउन एक और इमोशन होता है। गुस्सा कभी भी इस बात पे नहीं आता कि मैंने कुछ तोड़ना है, बस मुझे ये गुस्सा है कि मैंने चीज़ें तोड़नी है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, हम सभी इंसान देखते हैं कि गुस्सा किसी चीज़ को हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें गुस्सा आता है। तो डीप डाउन क्या कन्फ्लिक्ट आया कि हमने कम्युनिकेशन नहीं की, या बिजली का, जैसे आजकल हमारे यहाँ बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गई, फ्रस्ट्रेशन को ट्रीट नहीं किया गया तो गुस्सा बन गया, एग्रेशन हो गया, तो फिर उसको हमने ऐसे ओवर रिएक्ट किया, चीज़ें तोड़ी। तो ये इस तरह से गुस्से को समझना ज़रूरी है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर एक किसी भी शख्स में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो हर चीज़ कम्युनिकेट करता है, हर पॉइंट के ऊपर आगाह करता है और अपने किसी भी लाइफ पार्टनर को या फिर अपने पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं एक एलिमेंट और भी होता है, उसको मेरा ख्याल आप मेरे से बेहतर एक्सप्लेन करेंगी, डोमिनेंसी का, कि आप आगाह तो करते हैं कि मुझे ये काम चाहिए, मुझे आपसे ये रिक्वायरमेंट है सिद्दीका, लेकिन साथ साथ आप डोमिनेट भी कर रहे होते हैं। और वहाँ पे भी अगर लेट सपोज आपको मैं ये कह रहा हूँ और आप वो काम नहीं कर रही और मैं डोमिनेंट पोजीशन में हूँ, तो मुझे वैसे भी गुस्सा आ जाएगा। सो इस गुस्से को किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए, इसमें देखिए वर्क प्लेस के हवाले से अगर बात की जाए, घर के हवाले से बात कर लें, घर के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर इसमें पेरेंटिंग स्टाइल आते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल में फिर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग भी होती है, डोमिनेंट पेरेंटिंग भी होती है। तो इसमें आपको देखना चाहिए कि आप अपने बच्चे को भी बोलने का मौका दें, उसको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे वो एक्सप्रेसिव हो, जहाँ पे वो अपनी बात बता सके, उसको ऑर्डर ना दिया जाए, उसकी भी बात सुनी जाए और फिर आप अपनी चीज़ उसको समझा सकते हैं
कि ये चीज़ इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से करना है, बच्चा भी समझ जाता है। लेकिन अगर आप बच्चे को जस्ट ऑर्डर देंगे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, डोमिनेट करेंगे, तो बच्चा वो इमोशन सप्रेस कर लेगा और वो लेटर ऑन जाके फ्रस्ट्रेशन और देन एग्रेशन में किसी को फ्लिप साइड कर लें कि आपने बच्चे की तरबियत ही ऐसी की है, उसकी तरबियत ही इस तरह की है कि आप उसकी सारी बातें मान रहे हैं, आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन आप उसकी सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन जब आप बच्चे की कोई एक बात नहीं मानेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। तो उसमें भी तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसमें फिर बच्चे के आप देखिए स्पेसिफिक बिहेवियर्स आ जाते हैं ना। फिर एक स्पेसिफिक बिहेवियर हो गया कि बच्चे एग्रेशन शो कर रहे हैं, क्यों अटेंशन लेना चाह रहे, एक बात नहीं मानेंगे बच्चे के साथ, आपने उसको सिखा दिया कि आपकी हर बात मानी जा रही है। अब बच्चे की एक बात मानी नहीं गई तो बच्चा उस पर बिहेवियर शो करेगा, इसके लिए अटेंशन लेने के लिए कि मेरी एक बात नहीं मानी गई, या किसी भी टेंजिबल आइटम के लिए वो अपना एक इस तरह का फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर शो करेगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि बच्चे के उस बिहेवियर को मैनेज किया जाए थ्रू बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर मैनेजमेंट, जो कि पेरेंट्स खुद घर पे कर सकते हैं। और इसकी क्या ट्रिक्स होनी चाहिए? इसके लिए ज़रूरी है कि आप देखिए, जब भी आप बिहेवियर मैनेजमेंट करेंगे ना, बच्चे का कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर मैनेज करना शुरू करेंगे तो पहले तो बिहेवियर पीक पे जाएगा, क्योंकि हम वो चीज़ कट ऑफ करेंगे। अटेंशन नहीं देंगे तो बच्चा मजीद रोएगा, मजीद इस पर एग्रेसिव होगा या फ्रस्ट्रेशन अपनी शो करेगा, तो वो पहले पीक पे जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा लंबे अरसे तक ज़्यादा है कि बाद में बच्चा सीख जाता है ये चीज़ कि अच्छा अब मेरी बात को अटेंशन नहीं दी जा रही, तो मुझे ये बिहेवियर अपना इस तरह से मॉडिफाई करना है। तो जो पेरेंट्स हैं स्पेशली वो इस तरह से कर सकते हैं कि वो जो बच्चे से वांटेड बिहेवियर चाह रहे हैं ना, वो इस तरह से कि उनके जो अनवांटेड बिहेवियर हैं उनको अटेंशन ना दे के वो अपना जो एक वांटेड बिहेवियर है वो बच्चे से इस तरह मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बिहेवियरल चेंज के हवाले से बात होती है। तो ये क्या पेरेंटिंग में, लेट्स सपोज एक बच्चा है जो कि स्टार्ट में, या कौन सी एज है वैसे जहाँ से उसके बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? एज आप बच्चे की देखिए, बच्चे के बिहेवियर जब स्टार्ट हो जाते हैं 2 साल से लेके या 3 साल से 5 साल तक, 5 साल से 7 साल तक की गोल्डन एज है कि बच्चे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जी, बच्चे अब मुझे ये बताइए कि एक बच्चा है जिसमें बिहेवियर तो वैसे उसका आपने उस खराब कर दिया था, लेकिन उसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं, और बेसिकली जो बच्चे का बिहेवियर खराब होता है इस पे पेरेंटिंग का कितना बड़ा किरदार होता है? देखिए, बच्चे के अगर 5 साल का बच्चा स्कूल में भी चला जाता है, स्कूल में वो कितना ही टाइम रहेगा। शुरू में जब हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं वो सिर्फ उसका 9 से 12 तक के टाइम ही होता है, 3-4 घंटे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वो पेरेंट्स के साथ ही होता है। वो भी अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो फिर उसमें बच्चे का बिहेवियर उतना मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है। इसमें भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम दें, और इसमें यही अगेन मैं इसमें यही चीज़ कहूँगी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए जो अगर उसका अनवांटेड बिहेवियर है वही हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें हमें अटेंशन देना बच्चे को बंद करना होगी। सबसे पहले जो मेन चीज़ इसमें यही है कि उस बिहेवियर को अटेंशन नहीं देनी। और इन केस अगर बच्चे को हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसका कोई अनवांटेड बिहेवियर नहीं है, लेकिन हम एक बच्चे में एक चेंज लाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि रिवार्ड के कॉन्सेप्ट को लेके जाया जाए, जिसे हम बच्चे को कहते हैं कोई फेवरेट चीज़ होती है उसकी ना, कोई भी रिइंफोर्सर हो सकता है। हम बच्चे को कहेंगे आज आपने ये नहीं करना, या आज आप ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसमें मैं पेरेंट्स को ये बात कहूँगी कि बच्चे को फिर वो रिइंफोर्सर प्रोवाइड किया जाए अगर बच्चा आपकी बात मान लेता है। इससे बच्चा चीज़ सीख लेता है कि अच्छा मैंने बात मानी है तो अब मुझे ये चीज़ मिली है। रिवॉर्ड, जी, रिवार्ड, रिइंफोर्समेंट बहुत इसमें हेल्प करती है। अच्छा सिद्दीका, मुझे रेज हाउसेस के हवाले से बताएं कि शायद वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत पीक भी होगा, जो कि साइकोलॉजिकली उस हाथ से निकल गया होगा, तब भी लोग वहाँ का रुख करते होंगे ना। वो हाउसेस तो अपने पैसे बना रहे हैं, लेकिन अगर इन केस समटाइम्स किसी ऐसी जगह पर गुस्सा आ जाता है तो फिर तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक्चुअली आप देखें अभी जो रेज हाउसेज हैं इनमें ज़्यादा से जो रेशो भी चल रही है ना, 15 से 35 साल के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा हैं इसमें जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो इनके जो जितने भी इनको अगर गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, इनके पीछे रीजंस क्या हैं। कॉमन रीजंस ले लेते हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी चल रही हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, या वर्क प्लेस पे कोई फ्रस्ट्रेशन हो गई, या जैसे बिल ज़्यादा आ गया, ये जितनी भी ट्रैफिक का भी इशू आ गया इसमें, तो ये सारे मसाइल जो है वो ज़्यादा करें, ठीक है। गुस्सा है ज़्यादा, गुस्सा तभी ज़्यादा होता है कि जब आप वो एक लेवल पे आ जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं ना लोग। डिप्रेशन नहीं हम कहेंगे, लेकिन इसमें ओवर स्ट्रेस होना, अच्छा, कि क्योंकि इसमें आपका कॉर्टिसोल जो है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत हाई हो जाता है। अब देखिए रेज रूम इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। आप जाते हैं, 10 कुछ पैसे आप पे करके, 2023-24 से ना ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में, ये रुझान ज़्यादा हो गया इसमें। आप कुछ पैसे पे करके आप क्या कर रहे हैं कि आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आपको इस तरह की प्रॉपर एक सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, और आपको साउंड प्रूफ एक रूम में ऐसे लेके जाया जाता है, और वहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि आप तोड़ फोड़ करें। लेकिन क्या वो ये चीज़ समझ पाते कि ये 10 से जो 15 मिनट का, सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, गुस्से का ड्यूरेशन ही इतना है
यस उसके बाद तो गुस्सा देखिए खत्म हो जाता है। गुस्से को बेसिकली समझ लें कि गुस्सा है क्या। गुस्सा मैंने पहले भी कहा कि एक इमोशन है, डीप डाउन इसके और एक और इमोशन होगा जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, गुस्से को 90 सेकंड रूल इसमें ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप 90 सेकंड तक अपने गुस्से को जो है ना, आप उस वक्त बिल्कुल रिएक्ट ना करें, सिर्फ 90 सेकंड। अच्छा 90 सेकंड तक अगर आप गुस्से को रिएक्ट नहीं करते हैं, इसमें क्या होता है कि फिर आपका जो हमारे जो गुस्से में एक अमेगडाला जो है ना, अलर्ट हो जाता है। जब अलर्ट होता है तो वो हमारे जो कॉन्शियस ब्रेन होता है, जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, उस पर एक फोक क्रिएट कर देता है। अगर उस 90 सेकंड में आपने उस वक्त बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया तो आपकी वो फोक नहीं आएगी, तो आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं। कितने लोग होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, वो गुस्सा है बिल्कुल भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते, वो फ़ौरन से समझ जाते हैं कि अच्छा हमें ये गुस्सा किस बात पे आ रहा है। तो हमेशा इसमें अगर स्ट्रेटजीज मैं बताऊँ ना कि अगर किस तरह से इसके अल्टरनेट कि अगर हम तोड़ फोड़ से हट के अगर इसकी तरफ जाएं कि इसकी हेल्दी स्ट्रेटजीज क्या हैं। 90 सेकंड तक आप होल्ड करें गुस्से को, आप बिल्कुल आप काउंटिंग स्टार्ट कर लें 1 से लेकर 10 तक, टाइमर लगा लें, बट आप थोड़ा सा होल्ड करें 90 सेकंड तक। उसमें आप बेशक वॉक कर लें, इनहेल एक्सहेल कर लें, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका वैसे भी नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। वॉक करेंगे, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होगी, क्योंकि रेज रूम में भी तो क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है ना, कॉर्टिसोल डाउन जा रहा है, तो स्ट्रेस आपका जो है वैसे ही कम हो जाएगा। तो सेम अगर आप थोड़ी बहुत वॉक कर लें, आप ठंडे पानी से मुंह पे आप उसके थोड़े से छींटे मार लें और आप इनहेल एक्सहेल कर लें, 90 सेकंड तो गुजर जाएंगे, बल्कि शायद ज़्यादा ही गुजर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम काफ़ी हद तक काम हो जाता है। फिर आप लॉजिकल थिंकिंग पे आते हैं कि अच्छा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, और फिर ये आपके पास एक गोल्डन चांस होता है कि आप देखें कि किस चीज़ ने ट्रिगर किया। तो ट्रिगर पता चल गया तो फिर आपके देखिए हर चीज़ का सलूशन है ना, कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो, हर मसले का हल है। लेकिन जब आपकी एक ब्रेन फोग आ गई तो आप मसले का हल कैसे सोचेंगे, आपको तो लॉजिकल थिंकिंग नहीं हो रही है उस वक्त। तो इसका हल यही है कि हेल्दी स्ट्रेटजीज की तरफ जाया जाए, क्योंकि उसमें भी देखें वॉक किया आपने, ये चीज़ों की 10 मिनट के लिए की गेम है जी बिल्कुल। ऐसे फर्स्ट वी नीड टू रिमूव दैट फॉग, और ताकि आपका जो रिलैक्सेशन ना, अपने नर्वस सिस्टम को काम करना, रिलैक्स करना। एग्जैक्टली। तो आपको जो सबकॉन्शियस है उसके ऊपर कॉन्शियस आ जाएगा। हाँ, जी जी, जो हमारे कॉन्शियस माइंड पे हमें रहना है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सिद्दीका सैर हमारे साथ मौजूद थी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़े अच्छे से रेज हाउसेस के हवाले से, फिर बच्चों के बिहेवियर के हवाले से भी बात निकली, तो वो फिर हमने कुछ सवालात रखे जो कि हमारे पेरेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को बहुत कुछ होगा इस डिस्कशन में। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।